Hello, good morning to all of you. Before starting the video, I would like to tell you that people who are new on the channel, subscribe to my YouTube channel, Gunjan Sharma Biology Foundation, and if you like the video, then share it and like it, so that each and every student gets the benefit during corona-related pandemic situations. Do not forget to press the bell icon to get the information of the videos uploaded by me time to time. After watching the video, please write your feedback in comment section. Now let's start today's topic, which is related to the pregnancy on embryonic development of third chapter of the 12th class. Hope you like the video. इससे पहले वाली क्लास में हमने इम्प्लांटेशन तक की बात की थी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, एक बार डायग्राम वापस से इसका देख लेते हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट में हमने देखा था कि आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसमें सेल्स जो पाई जाती हैं वो तो कहलाती हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर ग्रुप होता है सेल्स का वो कहलाती है इनर सेल मास। तो इस तरीके से जो ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन थी ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाकर वहाँ पर अटैच हो जाती है। इस प्रोसेस को हमने बोला था इम्प्लांटेशन, और वहाँ पर हमने ये भी मेंशन किया था कि इम्प्लांटेशन के बाद में जो कंडीशन स्टार्ट होती हैं उनको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड या फिर प्रेगनेंसी। और ह्यूमन की रेफरेंस में अगर बात की जाए तो वो हमने 270 डेज या 9 मंथ के लिए कहा था। उसी के आगे टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट बनाई इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं। जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आएंगे कॉल्ड कोरियोनिक विली, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देंगे कोरियोनिक विली का। याद रखिए ये भी एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोरियोनिक विली। तो जैसे इम्प्लांटेशन होता है ट्रोफोब्लास्ट के जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं कोरियोनिक विली का, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू। और इनके चारों तरफ जो यूट्रस है माँ का या मदर का जो यूट्रस है उसकी पूरी लेयर क्या करती है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सराउंड कर लेती है उन कोरियोनिक विलीज को, और जो मैटरनल ब्लड है, जो माँ का ब्लड है, वो भी उन विलीज के चारों तरफ फैल जाता है। द कोरियोनिक विली एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड। इंटरडिजिटेड का मतलब है गुंथ जाना, मिल जाना आपस में। तो दो चीजें आपस में मिल गई हैं यहाँ पर, एक तो क्या ब्लास्टोसिस्ट की तो है कोरियोनिक विली, और जो मदर का है यूट्राइन टिश्यू, ये आपस में क्या हो गए, इंटरडिजिटेड हो गए, मतलब मिक्सअप हो गए विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बना दी। किस किस के बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी फीटस के बीच में और मैटरनल बॉडी के बीच में, और इसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हमने कहा प्लासेंटा। तो मतलब बात ये आती है कि प्लासेंटा क्या है। प्लासेंटा की डेफिनेशन किस तरीके से बोलेंगे, तो आप डेफिनेशन को इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी। और ये बनती किसके कारण है, ये दो चीजों के इंटरडिजिटेड होने के कारण बनती है। नंबर 1 तो है आपका कोरियोनिक विली जो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर प्रेजेंट है, और सेकंड है मैटरनल जो यूट्राइन टिश्यू है उनके इंटरडिजिटेड होने के कारण प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिनके कारण आपको आसानी से प्लासेंटा और कोरियोनिक विली के बारे में थोड़ा सा इजीली आप कंसेप्ट मेकिंग कर पाएंगे। तो ये है जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये मदर का जो है ये यूट्रस टिश्यू है, यूट्राइन टिश्यू है, और ये जो डेवलपिंग फीटस है या एम्ब्रियो है, इन दोनों के बीच में जो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आपको दिख रही है, कनेक्शन जो दिख रहा है, ये कनेक्शन क्या कहलाता है, ये कनेक्शन ही प्लासेंटा होता है। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे हमें यूट्रस दिखा जिसको हमने वुम्ब भी कहा, प्लासेंटा ये शो हो रहा है, फीटस है, सर्विक्स की ये कैनाल शो हो रही है जिसको बर्थ कैनाल के आगे रूप में हम देखेंगे। तो इस तरीके से बेबी मतलब डेवलप होता है बॉडी के अंदर। और यहाँ पर अगर हम प्लासेंटा के रेफरेंस में बात की जाए उसका अंदर तक हम एक तरीके से कटिंग या कट या सेक्शन देखें तो वो सेक्शन इस तरीके से होगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये तो क्या है कोरियोनिक विली, और ये जो यूट्राइन टिश्यू था ये यूट्राइन टिश्यू, और इन्होंने मिलकर आपस में प्लासेंटा बनाया। और प्लासेंटा एम्ब्रियो के द्वारा जिस चीज से जुड़ा रहता है वो जो लंबा सा चीज होती है, लंबी सी चीज होती है, वो क्या कहलाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड आपको पूरा दिखाई दे रहा है। तो आपको दो कंसेप्ट याद रखने की, प्लासेंटा तो क्या है, कनेक्शन है किस किस के बीच का, एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच का। और अगर पूछा जाए अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, तो ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कनेक्शन है किस किस के बीच का, प्लासेंटा और डेवलपिंग फीटस के बीच का।
अब हम देखते हैं कि प्लासेंटा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो द प्लासेंटा फैसिलिटेट का मतलब इंक्रीज करना, ये इंक्रीज करता है, इजी गोइंग वे में इंक्रीज करवाता है किसको, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को तो ये दो चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा, एक तो क्या न्यूट्रिएंट्स और दूसरा क्या ऑक्सीजन। और आल्सो रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएगा किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में या फिर नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में, उनको भी ये एम्ब्रियो की बॉडी से बाहर निकालकर मैटरनल बॉडी में डालेगा। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। अब हमने अभी बात की थी कि जो डेवलपिंग फीटस है ये प्लासेंटा से एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, टू एंड फ्रॉम का मतलब है एम्ब्रियो तक जो भी सब्सटेंसेज है उनको लेकर आता है, और फ्रॉम का मतलब है एम्ब्रियो से वेरियस टाइप के सब्सटेंसेज को लेकर जाता है। प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि प्लासेंटा जो है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करता है। यहाँ पर हम वापस से देखेंगे एंडोक्राइन टिश्यूज क्या होते हैं। ग्लैंड्स टू टाइप की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रेशंस को डायरेक्टली किसी डक्ट में डालती हैं, इसीलिए वो डक्ट ग्लैंड कहलाती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर करती हैं, उनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए वो डक्टलेस ग्लैंड कहलाती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह यहाँ पर ये प्लासेंटा वर्क करेगा और अपने सिक्रेशंस को डायरेक्टली किस में डालेगा, ब्लड में। एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स, इनमें बहुत सारे हार्मोन्स निकलेंगे। जैसे पहला हार्मोन है HCG जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। दूसरा नाम है HPL जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। तीसरा है एस्ट्रोजन, चौथा है प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टोजेंस। तो ये 4-5 जो आपके हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स के कारण क्या होंगे कि जो प्लासेंटा है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ वर्क करेगा, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ वर्क करते हुए वेरियस टाइप के हार्मोन्स को क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। एक ये डायग्राम आपको शो किया हुआ है जिसमें ह्यूमन फीटस यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये देखिए कोरियोनिक विली, इंटरडिजिटेशन आपको दिख रहे हैं, कैविटी ऑफ यूट्रस शो हो रही है, यॉक सैक। ये यॉक सैक क्या है, ये एम्ब्रियोनिक लेयर है। 3-4 प्रकार की एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, जैसे कोरियन है, एमनियन है, यॉक सैक है, एलेंटॉइस है। ये एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट करता है तो उसके डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं पर फैसिलिटेट करती हैं। एम्ब्रियो आपको शो हो रहा है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड आपको दिखा रखा है जिससे एम्ब्रियो किससे जुड़ा हुआ है, प्लासेंटा से। और यहाँ पे देखिए म्यूकस का एक प्लग सर्विक्स में आगे अटैच हो जाता है, जिसके कारण बेबी बर्थ के समय, या हम ये कह सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, जैसे ही लेटर फेज आती है, लेटर फेज का मतलब जैसे कि 270 डेज आने वाले होते हैं या कंप्लीट होने वाले होते हैं, उन दिनों के अंदर जो ओवरी है फीमेल की वो एक हार्मोन और सिक्रेट करती है। उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन, जो यूट्रस की मसल्स को, मायोमेट्रियम को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन फुल फॉर्म वापस से ध्यान रखिए। HCG का मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और HPL का मतलब ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, और ये रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 हार्मोन बॉडी के अंदर नॉर्मल स्टेजेस में अवेलेबल नहीं होते, नेचुरल कंडीशंस में अवेलेबल नहीं होते। किसी भी महिला के अंदर, किसी भी फीमेल के अंदर ये जो 3 हार्मोन होंगे जनरली कब प्रोड्यूस या कब सिक्रेट होंगे, जब वो प्रेग्नेंट कंडीशन में होगी। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेंस, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। और क्या होता है, इन 3 हार्मोन्स के अलावा भी बॉडी में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जिनका लेवल बहुत ही ज़्यादा, सेवरल फोल्ड का मतलब कई गुना तक माँ के ब्लड में बढ़ जाता है। तो वो हार्मोन्स कौन से हैं? पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टोजेंस, तीसरा है कॉर्टिसोल, चौथा प्रोलैक्टिन, नेक्स्ट है थायरोक्सिन। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फेटल ग्रोथ। ये हार्मोन जो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, इनका जो लेवल बढ़ता जा रहा है, ये लेवल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है किसके अंदर, फेटल ग्रोथ के अंदर। फीटल का मतलब है फीटस से बना है फीटल, जो हमारे बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी में जो एम्ब्रियो या फीटस जो डेवलप हो रहा है उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए इन हार्मोन्स का इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, मेटाबॉलिक चेंजेस करवाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म and inner layer called endoderm. A mesoderm soon appear between the ectoderm and endoderm. ये आपने बहुत पहले से ही पढ़ रखा है कि हमारी जो बॉडी है ह्यूमंस की, ये ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट किससे हुआ? ऑर्गन से। ऑर्गन का किससे हुआ? टिश्यूज से। टिश्यूज का किससे हुआ? सेल्स से।
तो जो हमारे ऑर्गेनोजेनेसिस का काम है, ऑर्गन बनाने का काम है, वो बॉडी के अंदर 3 लेयर्स करती हैं और वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली है एक्टोडर्म, दूसरी है मेसोडर्म, तीसरी है एंडोडर्म। तो जैसे ही ये सारी पूरी प्रोसेस होती है, हार्मोन्स इंक्रीज वगैरह हो जाते हैं, इम्प्लांटेशन हो चुका होता है, तो जो हमने देखा था कि ब्लास्टोसिस्ट का अपर पार्ट तो ट्रोफोब्लास्ट है और इनर पार्ट क्या है, इनर सेल मास। तो इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है, विभाजित होता है और 3 प्रकार की लेयर्स बनाता है। बाहर की तरफ बनाता है एक्टोडर्म, अंदर की तरफ बनाता है एंडोडर्म और थोड़ी देर बाद में बहुत जल्दी ही इनके बीच में कौन सी डर्म बन जाती है, मेसोडर्म। These 3 layers gives rise to all tissue in adult। और यही 3 लेयर्स ऐसी होती हैं जो आगे जाकर पूरे के पूरे टिश्यूज को बनाती है। सपोज दैट मैं एक एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करती हूँ। जैसे ह्यूमन का हार्ट जो है वो मेसोडर्म डेवलप्ड है, उसको मेसोडर्म बनाती है। और जितने भी इनके विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टैक्ट में, उनको उनकी एंडोडर्म बनाती है। और जैसे कि हमारा न्यूरल टिश्यू है, जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा स्केलेटन है, तो इनको कौन बनाएगी, इनको एक्टोडर्म बनाएगी। तो ये 3 लेयर आगे जाके ऑल ओवर हमारे टिश्यूज को डेवलप करने में हेल्प करती है। द इनर सेल मास, ये इनर्शियल नहीं है, यहाँ पे इनर सेल मास, इनर सेल मास। द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स। इनर सेल मास में कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो टोटीपोटेंट होती हैं। नाम वर्ड याद रखिएगा, टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब है ऐसी सेल जो ऑल ओवर बॉडी को फॉर्म कर सकती है। ऐसी सेल जो ऑल ओवर पूरी बॉडी को डेवलप कर दे, फॉर्मेशन कर दे, वो सेल कहलाती है टोटीपोटेंट सेल। और उनकी ये जो एक तरीके से हम ये कह रहे हैं, उनकी जो पावर है, उस पावर को हम कहेंगे टोटीपोटेंसी। तो ये यहाँ पे जो इनर सेल मास है उसके अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, स्टेम सेल्स कहलाती हैं। और ये स्टेम सेल्स क्या करती हैं, उनके अंदर ये पोटेंसी, उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो क्या करती हैं, ऑल टिश्यूज को गिव राइज कर सकती हैं, ऑर्गन्स को डेवलप कर सकती हैं। तो यहाँ में हमें ये ध्यान रखना है कि टोटीपोटेंसी क्या है और ये किस में पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, स्टेम सेल्स में। यहाँ पर हम देखें, ये मैंने एक डायग्राम आपके लिए दिखाया है स्टेम सेल्स का। तो स्टेम सेल्स के डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि स्टेम सेल्स हैं हीमोपोटिक सेल्स की। हमने एक ब्लड का लिया है, ब्लड के अंदर स्टेम सेल्स को आपको दिखाया, हीमोपोटिक सेल्स के स्टेम सेल्स हैं। तो सेल्फ रिन्यूअल, एक तो ये सेल्फ रिन्यू करती हैं अपने आप, और जब इनमें डिफ्रेंसिएशन होता है, इनका डिवीजन होता है, तो ये प्रोजेनाइटर सेल्स के रूप में आती हैं और क्या बन जाती हैं, स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स बन जाती हैं। मतलब जब जरूरत पड़े तब हम इनसे नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। यानी जैसे हमारी जो डेडली डिजीज है, जैसे कैंसर है, जैसे एड्स है, जिनका कोई भी, या फिर जेनेटिक कोई डिसऑर्डर्स है जिनका कोई आगे जाके क्योर पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन में अगर हम किसी ह्यूमन के एम्ब्रियो कंडीशन से स्टेम सेल्स को निकालकर स्टेम सेल्स बैंक के अंदर स्टोर कर दें, तो आगे जाके फ्यूचर में ऐसी डेडली डिजीज का जो सोल्यूशन है परमानेंट, वो पॉसिबल है। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ की होती है लास्ट। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। ये यहाँ से हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जैसे प्रेगनेंसी का 1 महीना कंप्लीट होता है, एम्ब्रियो का हार्ट डेवलप होता है। जो फर्स्ट साइन है ग्रोविंग फीचर्स का, तो ग्रोविंग फीचर्स का पहला साइन क्या होगा, ये डॉक्टर के थ्रू नोटिस किया जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा, एम्ब्रियो की हार्ट साउंड को पढ़ेगा, किसके थ्रू, स्टेथोस्कोप के थ्रू। बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ के एंड तक जाते जाते द फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट्स। लिम्स का मतलब हाथ पैर और डिजिट्स का मतलब उंगलियां, तो ये सब उनके ऊपर डेवलप हो जाएंगी। बाय द एंड ऑफ 12 वीक यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले जैसे ही 3 महीने एंड होंगे, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। जितने भी ऑर्गन सिस्टम बनने होंगे वो बन जाएंगे। जैसे कि लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन आर वेल डेवलप। उसके लिम्ब भी वेल डेवलप हो चुके, हाथ पैर भी डेवलप हो चुके और उसके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स भी बिल्कुल डेवलप हो चुके। यहाँ पर हम बात करते हैं गेस्टेशन पीरियड्स की, किसमें कितना होता है। तो एशियन एलिफेंट्स की बात की जाए तो 645 डेज, काऊ की बात की जाए तो 284 डेज, ह्यूमन की बात की जाए तो अप्रॉक्स 266 डेज, और चिंपांजीज की बात की जाए 227 डेज, ब्लैक बियर की बात की जाए 210 डेज, लॉयन की 108 डेज, डॉग की 63 और रैबिट की 33। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिए जाते हैं। ये गेस्टेशन पीरियड्स को आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही पहली बार एम्ब्रियो या फीटस जो हम बोल रहे हैं वो मूव करता है, तो वो कौन से मंथ में करता है, वो 5th मंथ में करता है। और उसकी बॉडी के ऊपर जो है हेयर प्रेजेंट हो जाते हैं हेड के ऊपर, वो भी कब होते हैं, 5th मंथ में होते हैं। बाय द एंड ऑफ 24 वीक मीन सेकंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 मंथ, जैसे ही प्रेगनेंसी के 6 मंथ कंप्लीट होते हैं, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर। जो मेमल्स का करेक्टर है, मेमल्स का करेक्टर क्या है कि उसकी पूरी ऑल ओवर बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी बॉडी के ऊपर हेयर आना स्टार्ट हो जाता है। आईलिड्स यानी जो आंखों की पलकें हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड, और जो आईलैशेस होती हैं वो भी उसके ऊपर फॉर्म्ड हो जाती हैं।
द एंड ऑफ 9 मंथ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप। 9 मंथ के बाद में वो पूरा डेवलप होता है, किसके लिए? डिलीवरी के लिए। यहाँ पर मैंने डायग्राम्स के थ्रू आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी या फीमेल बॉडी के अंदर 9 मंथ्स के अंदर वो कैसे कैसे शेप लेता है। तो कुछ 3 वीक्स में एम्ब्रियो इस तरीके का होगा, 4 वीक्स में इस तरीके का, 5 वीक्स में इस तरीके का, 8 वीक, 10 वीक और 12 वीक में कुछ इस तरीके का होगा। देखिए 12 वीक में पूरे लिम्ब डेवलप हो चुके हैं। 16, 24 और फाइनली 38 वीक्स में इस तरीके से ये फुली मैच्योर होगा और डिलीवरी के लिए प्रॉपर तैयार हो चुका होगा। पार्चुरेशन और लैक्टेशन की बात की जाए तो द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। 9 मंथ की इनकी एक वो होती है पूरी, हम कह सकते हैं कि फुल टर्म जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ की होती है, विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, जिसको हम गर्भावधि या गेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। विगरस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी काज एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। अब हमने बात की थी यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। पहली होती है पेरीमेट्रियम जो बाहर होती है, बीच में होती है मायोमेट्रियम और अंदर होती है एंडोमेट्रियम। वहाँ पे हमने बात की थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चेंजेस आएंगे वो तो आएंगे एंडोमेट्रियम में, और जब बेबी डिलीवर होने वाला होगा तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस होंगे वो होंगे मायोमेट्रियम में। तो जब ये प्रेगनेंसी मतलब एक तरीके से डिलीवरी स्टार्ट होने वाली होती है तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं मायोमेट्रियम में। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रसव की क्रिया कहलाती है। प्रसव का मतलब पार्चुरेशन, यानी बेबी को जन्म देने की प्रोसेस। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है उसमें न्यूरो यानी ब्रेन भी अपने हार्मोन्स की थ्रू हेल्प करता है, और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो भी अपने हार्मोन्स के थ्रू अपना वर्क प्ले करती हैं। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल डेवलप्ड फीटस। ये जो पहला सिग्नल प्रोड्यूस किया जाएगा वो फीटस खुद देगा कि आई एम मैच्योर, आई एम फुली डेवलप्ड, मैं पूरा डेवलप्ड हो चुका हूँ, अब मुझे पार्चुरेशन के लिए तैयार होना है। एंड द प्लासेंटा विच इंड्यूसेस द माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और प्लासेंटा भी इसमें कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करेगा, और जो ये कॉन्ट्रैक्शंस होंगे स्टार्टिंग में वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होंगे। माइल्ड का मतलब धीरे धीरे होंगे, और जब ये धीरे धीरे होंगे तब इनका नाम पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यानी ये जो धीरे धीरे होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस हैं इनको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस रिगार्ड रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। और इसी से कारण से जो मैटरनल पिट्यूटरी है, माँ की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सीक्रेट करना स्टार्ट करती है। ऑक्सीटोसिन जो है वो बर्थ हार्मोन भी कहलाता है। ये यूट्राइन मसल्स के ऊपर एक्ट करता है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्गर करता है। इसी के कारण से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। दिस स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन बॉडी में आएगा कॉन्ट्रैक्शंस उतने ही क्या होते जाएंगे? स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और फाइनली बेबी को बॉडी के बाहर क्या कर दिया जाएगा? एक्सपेल कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। किसके थ्रू? बर्थ कैनाल के थ्रू। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पार्चुरेशन की प्रोसेस कहलाती है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लासेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। जैसे ही इन्फेंट का यानी नवजात का जन्म होता है, फाइनली प्लासेंटा को बॉडी के बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, क्योंकि प्लासेंटा का रोल बॉडी में अब कुछ भी नहीं रह गया। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब गैस्टेशन पीरियड चल रहा होता है फीमेल का, उसी दौरान मेमरी ग्लैंड भी क्या करती हैं? अपने आप को डेवलप करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं और प्रोड्यूस कर देना स्टार्ट कर देती हैं मिल्क। मैंने आपको मेमरी ग्लैंड का भी डायग्राम और स्ट्रक्चर क्लियर किया था प्रीवियस वीडियोज़ में, तो उसमें हमने देखा था कि जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर मेमरी एल्वियोली होती हैं, लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं। तो एल्वियोलीज के अंदर मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका होगा। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होगी, ये जो मिल्क है ये बाहर निपल्स के थ्रू बेबी सकलिंग करेगा, और ये जो प्रोसेस कहलाएगी वो कहलाएगी लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। और जैसे लैक्टेशन की प्रोसेस होगी, मदर क्या करेगी? न्यूबॉर्न यानी नवजात को इससे फीड करवाएगी। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे के जन्म के कुछ दिनों तक अर्ली स्टेजेस में दूध निकलता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है कोलोस्ट्रम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। आईजी की फुल फॉर्म क्या होगी? इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA। और ये एंटीबॉडीज जो फीटस है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको जो मतलब एक तरीके से हम ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर बनाने में और डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एब्सोल्युटली essential to develop resistance for the newborn baby. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors. इसी कारण जो बेबी बर्थ के 6 मंथ तक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जो एक मदर है वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाए, ताकि बेबी को जो भी एसेंशियल इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं या IgG, IgA इस तरीके से जो हैं एंटीबॉडीज़ हैं वो उनको माँ के मिल्क के थ्रू मिले, और बेबी जो है वो पूरी तरीके से फुली मेच्योर हो। ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी, और उनका जो बेबी है वो कैसा रहे? हेल्दी रहे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा?
जैसा भी आपको लगा, अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन पे प्लीज़ क्लिक कीजिएगा, वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो या भी कोई और चीज़ हो तो आप प्लीज़ अपना जो मेरा कमेंट सेक्शन है उसमें लिखकर मुझे बताएं, फीडबैक भी अपना दें। और नेक्स्ट जो ये थर्ड चैप्टर था 12th क्लास का, वो हमने इस वीडियो तक ख़त्म कर लिया है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 4th चैप्टर के साथ में हमारी क्लास को प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।